नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे साइनस के बारे में और इससे किस तरीके से जो जुकाम है वो कितने हाई लेवल पर पहुंच जाता है और किस वजह से साइनस बन सकता है। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। साइनस नाक की समस्या है जिसे साइनोसाइटिक या साइनस की समस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी उस स्थिति में होती है जब किसी व्यक्ति की नाक की हड्डी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से उसे जुकाम रहता है। कई बार ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन अगर काफी लंबे समय तक रह जाए तो उसके लिए नाक की सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। रिपोर्ट की माने तो भारत में नाक की ये समस्या काफी तेजी से फैल रही है और ये समस्या 8 में से 1 व्यक्ति में देखने को भी मिल रही है। ये आंकड़े साइनस की स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोग इसके लक्षणों की पहचान नहीं कर पाते हैं और इसी कारण वे इससे परेशान रहते हैं। साइनस मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। एक्यूट साइनस, ये सामान्य साइनस है जिसे इन्फेक्शन साइनस के नाम से भी जाना जाता है। क्रोनिक साइनस, इससे तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें नाक के छिद्रों के आसपास की कोशिकाएं सूज जाती हैं। डेविएटेड साइनस, जब साइनस नाक के किसी हिस्से पर होता है तो उसे डेविएटेड साइनस के नाम से जाना जाता है। हे साइनस को एलर्जी साइनस भी कहा जाता है। ये साइनस मुख्य रूप से उस व्यक्ति को होता है जिसे धूल के कणों, पालतू जानवरों इत्यादि से एलर्जी होती है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि उन्हें साइनस कब हो गया, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि किसी भी अन्य समस्या की तरह इस नाक की बीमारी के भी कुछ लक्षण होते हैं जो इसके होने का संकेत देते हैं। साइनस के लक्षण की अगर बात की जाए तो इस बीमारी के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं। सिर दर्द होना, नाक में भारीपन महसूस होना, बुखार होना, खांसी होना, चेहरे पर सूजन का होना। साइनस कैसे होता है, ये सवाल हर उस शख्स के लिए मायने रखता है जो इस नाक की बीमारी से पीड़ित होता है। वो हमेशा इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिरकार उसे ये बीमारी किस वजह से हुई, ताकि वे उसका सही से इलाज करा सके। साइनस होने के कारण एलर्जी का होना, रोग प्रतिरोध क्षमता का कमजोर होना, नाक की असामान्य संरचना का होना, फैमिली हिस्ट्री का होना, माइग्रेन से पीड़ित होना। ऐसा माना जाता है कि किसी भी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बात साइनस के संदर्भ में भी सटीक प्रतीक होती है क्योंकि अगर साइनस संक्रमण का इलाज सही समय पर न किया जाए तो ये कई सारे जोखिमों का कारण बन सकता है। साइनस के लाइलाज रहने पर हो सकती हैं ये परेशानियां: साइनस का मस्तिष्क में फैलना, आंखों में संक्रमण का होना, मस्तिष्क का खराब होना, अस्थमा की बीमारी का होना और मौत होना। आजकल बिगड़ते लाइफस्टाइल के साथ ही साइनस की बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और इस वजह से लोगों को साइनस जैसी बीमारी हो रही है। अगर इस बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और सही इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, साइनस की वजह से किस तरीके से परेशानियां हो सकती है। नाक की हड्डी बढ़ने से साइनस जैसी समस्या हो जाती है और साथ ही आपको बता दें कि सिर दर्द होना, जुकाम का ज्यादा समय तक रहना और इस बीमारी से माइग्रेन जैसी भी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, हमने आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से साइनस के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो ये साइनस की बीमारी है कितनी खतरनाक हो सकती है और उससे जो मरीज पीड़ित होता है वो किस तरीके से परेशान होता है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से इस साइनस जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी में ये साइनस की जो बीमारी है वो होती है।
जो साइनस की समस्या है उससे अस्थमा जैसी भी बीमारी हो सकती है, तो बेहद ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज करा दिया जाए और समय रहते सही डॉक्टर से परामर्श ले लिया जाए या इसका इलाज करा लिया जाए तो इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। बात अगर शुरुआती लक्षणों की करें तो सिर दर्द जैसे इसके लक्षण होते हैं। काफी समय तक अगर आपको जुकाम रहता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ताकि आप ये जरूर महसूस कर पाए, ये जरूर जानकारी ले पाए कि क्या आप साइनस से पीड़ित हैं। तो देखिए, जो साइनस है ये बढ़ते नाक में हड्डी की वजह से होता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे जिस तरीके से मौसम बदलता है और उस दौरान हमें तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं, जैसे सिर दर्द होना और साथ ही नाक का बंद हो जाना और सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरे पर सूजन होना, ये तमाम तरह के जो लक्षण हैं वो साइनस के नजर आते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बीमारी काफी खतरनाक है। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में साइनस के बारे में बताया है, इस बीमारी से कैसे बचें और अगर आपको साइनस हो गया है तो इसका इलाज कैसे कराएं। इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके त्यागी और डॉक्टर जेएस कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर बीके त्यागी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। साइनस आखिरकार है क्या? आजकल ये जो बीमारी है इसके मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे की? जो साइनस केविटी होती है वो हमारी नाक के आसपास, ये एस्ट्रॉइड साइनस यहाँ होता है, जिस साइनस है पीछे होता है, नाक के आसपास की केविटी होती है। इसमें इनका जो फंक्शन है तो वो ये है जो हवा समंदर फेफड़ों की तरफ खींचते हैं वो उसको छान के अंदर तक भेजती है। अगर कोई वार्म एयर है तो उसको ठंडा करेगी, है तो उसको वार्म करेगी। ये है साइनस का। जब नाक से हवा जाती है तो साइनस में होते तब वो की तरफ जाती है। तो आजकल जितना पॉल्यूशन चल रहा है उसकी वजह से जो हमारे साइनस है वो एलर्जन की चपेट में आ जाते हैं। वो एलर्जी के चांस में कोई भी ऐसा फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया एनवायरमेंट में है तो उसको इनहेल करता है कैंडिडेट और वो उसकी साइनस में काफी डूब जाता है। अगर आपने ये कोविड जो ब्लैक फंगस आया था वो इसी वजह से आया था कि एनवायरमेंट हमारी इम्यूनिटी कम थी, नाक के रास्ते जो हमारे साइनस में पहुंचा और एक फंगल साइनसाइटिस पैदा किया। बिल्कुल। डॉक्टर जेएस कुशवाहा, जिस तरीके से ये अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए मौसम बदलने वाला है, इस दौरान हमें कोल्ड जिसको हम जुकाम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है। बात अगर पोल्यूशन की करें, क्योंकि पोल्यूशन से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें सांस लेने में होती है, तो इन दोनों का कितना इफेक्ट पड़ता है साइनस होने के लिए? देखिए, साइनस जो होता है उसका कारण जो है ना, एलर्जिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है एलर्जी। अब वो एलर्जी किसी पॉल्यूटेंट से हो सकती है, किसी धूल के कण से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है, किसी काऊ डंग से हो सकती है, किसी फंगस से हो सकती है। तो ये जो है ना, ये पॉल्यूशन का असर साइनस पे पड़ता है, क्योंकि एलर्जिक जो है साइनसाइटिस डोमिनेंट है हमारे भारत के अंदर और उसके कारण ये साइनसाइटिस प्रिवेल कर जाती है। अगर उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हुआ साइनस में, जैसे मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, स्टेनॉइड साइनस है, तो ये जो साइनसेस हैं अगर इसमें एलर्जिक हुआ और उसमें फ्लूइड का जन्म हुआ और फ्लूइड में इंफेक्शन हो गया तो ये ज्यादा बढ़ता है। तो पॉल्यूशन से एलर्जिक साइनसाइटिस होने का खतरा बिल्कुल बढ़ता है, जैसा कि अस्थमा में होता है।
बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर त्यागी, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि देखिए पोल्यूशन तो एक वजह है, लेकिन सबसे अहम वजह जो बताई जाती है वो नाक की हड्डी बढ़ना सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। तो जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या दवाइयों से ये कम होता है या फिर हमें लास्ट टू लास्ट इसमें सर्जरी ही सबसे एक लास्ट ऑप्शन हमारे लिए बचता है? ये जो हमारी नाक की हड्डी है इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, बीच में होती है। अगर ये टेढ़ा होता है तो इससे हमारा एयर करंट डिस्टर्ब हो जाता है। जो नाक में हवा जानी चाहिए और जो साइनस में में आएगी, एयर करंट उससे डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमारी रुकावट डालता है। हड्डी का ये कंसेप्ट है कि अगर ज्यादा मुड़ी हुई हड्डी होती है तो उसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर पाते हैं, लेकिन यूजुअली 18 साल तक हड्डी के अधिकतर ईएनटी सर्जन करते हैं। ये जो नाक की हड्डी है इसकी 18 वर्ष तक ग्रोथ होती है, तो उससे पहले अगर होते हैं तो उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है और वो खुद से टेढ़ी हो सकती है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा टेढ़ी है तो थोड़ा सा करेक्ट बच्चों में कर दिया जाता है, अदरवाइज नहीं होता 18 वर्ष तक। बिल्कुल डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर कुशवाहा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, जिस आपको अगर इस बीमारी से परामर्श लेना है तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस पर आप अब डायल कर सकते हैं और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे दोनों डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर बीके त्यागी, जिस तरीके से अगर हम बात कैटेगरी की करें, देखिए हर बीमारी की एक कैटेगरी होती है, तो ये कितनी कैटेगरी में साइनस में होता है और कौन सी कैटेगरी सबसे एकदम हानिकारक होती है? जी, जो अभी मुझे बताया, जो मेडिकली साइनस है जो फ्रंटल साइनस है, साइनस होते हैं और इसमें जो पोस्टीरियर एथमॉइड है और जो स्टेनोइड है, तो वो पोस्टीरियर साइनस होते हैं। इनमें अगर इंफेक्शन होता है तो अगर हमारा मेडिकली के वाले हिस्से में होता है तो ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर सकता है। एथमॉइड साइनस अगर ऑर्बिट के पास होता है तो ऑर्बिट जा सकता है, ऑर्बिट मतलब आंख, और अगर वो फ्रंटल साइनस कर सकते हैं, स्टेनोइड साइनस है तो वो भी वहां से इंफेक्शन आगे ब्रेन में जा सकता है। इसमें जो हेडेक होता है उसकी हम पहचान करते हैं हेडेक है, और अगर फंगल साइनसाइटिस है जैसा ब्लैक बताया था, ऐसे फंगस में कभी भी नहीं करते हैं। अगर ब्लैक फंगस होता है और पेशेंट है और उसको डायबिटीज है, उसको बहुत लगता है कि रीनल फेल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो केसेस में हमें कुछ ट्रांसप्लांट देके उसको इमीडिएटली ड्रेन करना चाहिए। लेकिन अगर एलर्जी तो हमारे साइनस ब्लॉक है और उनमें कुछ सिक्रीशन इकट्ठे हो गए हैं, हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, उसकी झिल्ली सूज जाती है। ऐसे में हम वेट एंड वॉच करके अपनी दवाइयों से उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर बीके त्यागी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते आखिरकार उनको क्या कुछ परेशानी है। महेंद्र जी, जिस तरीके से मतलब क्या कुछ खास परेशानी है आपको, किस बीमारी को लेकर, इस बीमारी से जुड़े कौन सी परेशानी को लेकर आप परामर्श लेना चाहते हैं? ठीक है मैडम, मुझे तो डॉक्टर ने बताया है वो है इस्नोफीलिया, ठीक है, जिसमें मुझे हर दूसरे दिन कोल्ड बना रहता है। मेरी रात में जो है ये नसल चोक हो जाते हैं, सांस में लेना मुश्किल हो जाता है। हेलो, बिल्कुल, ये जो ये बता रहे हैं भाई साहब, है ये हमारे एलर्जी की वजह से न्यूक्लियोसिस बढ़ जाता है, और जो पेट में कीड़े होते हैं उनकी वजह से इओसिनोफिल बढ़ जाती है। इओसिनोफिल बढ़ना और ये साइनस की बीमारी होना, ये इस तरीके से लिंक हो सकता है कि अगर किसी को एलर्जी है तो ये इओसिनोफिल भी बढ़ेगा और उसका साइनस भी ब्लॉक रहेगा। तो ऐसे में हमें कम करने की दवाई को यूज चाहिए, उसके साथ साथ ये भी इलाज करना चाहिए कि साइनस ब्लॉक है कि नहीं है। इसके लिए एक हम
करते हैं जो सिंपल होता है, एक्सरे की नेक्स्ट वाटर फील्ड, इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि साइनस में कोई इंफेक्शन तो नहीं है या फिर बिल्कुल। ओके। महेंद्र जी, कुछ और सवाल आपके? नहीं। तो देखिए, जो साइनस है वो बेहद ही खतरनाक है। डॉक्टर जे एस कुशवाहा, जिस तरीके से बात अगर हम बच्चों की करें, देखिए बच्चों को बदलते मौसम के समय पर खांसी जुकाम जैसे निमोनिया जैसी परेशानी हो जाती है, तो किस तरीके से हम पहचान करें कि ये जो लक्षण हैं, क्योंकि देखिए बुखार होना, सर दर्द होना, ये नॉर्मल हर एक बीमारी में नजर आते हैं, तो किस तरीके से हम इन दोनों में अंतर महसूस कर सकते हैं कि साइनस हुआ है या नहीं? देखिए ऐसा है ना, जब साइनस होता है तो साइनस में तो हेडेक हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड हो गया तो फीवर हो सकता है, छींकें आ सकती हैं और नेजल ड्रिप आ सकता है। साइनस में ये होएगा। जहां तक सवाल ये है कि उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें बुखार भी आएगा, सांस भी फूलेगी, और एक जो वीज होती है, वीज जो सुनाई देगी म्यूजिकल साउंड, वो उसके ऊपर होगी बच्चे को, क्योंकि उन्हें बच्चों में शॉर्ट लेंथ होती है तो ब्रोंकियालाइटिस बहुत कॉमन है और वो चीज हो जाती है। जहां तक साइनस का सवाल है तो साइनस में तो देखिए आदमी को छींकें आएंगी, सिर दर्द हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड तो फीवरिश भी हो सकता है, लोकल टेंडरनेस हो सकती है साइनस से, जैसे मैक्सिलरी या फ्रंटल है, और या नेजल ड्रिप हो सकती है, नाक से पानी आ जाना है, इस तरीके की चीजें होती है। डॉक्टर त्यागी, अगर बात हम यहाँ पर इम्यूनिटी की करें, देखिए इम्यूनिटी ना हर एक बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है, तो साइनस होने की वजह के पीछे इम्यूनिटी का कितना वो होता है कि हमें अगर इम्यूनिटी हमारी वीक है तो क्या हमें साइनस होने के ज़्यादा लक्षण जो होते हैं उसके वो ज़्यादा हो सकता है? ये मेन जो रोल है वो इम्यूनिटी का ही हमारे शरीर में है। जो हमारी एलर्जी रिएक्शन होती है वो भी इम्यूनिटी की वजह से होती है, और जो अभी ये हमारा कोविड आया था वो भी हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आया था। जो इस तरह की बीमारियां होती है, जो वायरस की होती है, वो हमारी इम्यून स्टेटस को कम कर देती है, या इम्यून स्टेटस कम होता है किसी और कारणवश, जैसे कैंसर या कुछ हमारे गुर्दे फेल हुए, हमें हार्ट की परेशानी हुई, अनकंट्रोल्ड टाइप की थी, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ऐसे टाइम पे जो इन्फेक्शन है वो हमें पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सऊदी अरब में ब्लैक फंगस आया था, उसका भी रीजन यही था कि उन्हीं को पकड़ा जिनकी इम्यूनिटी कम, और वो नाक में जाके उसने गड्ढे बनाए, इन्फेक्शन हुआ और वो तक फैला। इसी तरह का हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इसी तरह के दूसरे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी रहती है तो कोई भी इन्फेक्शन जो हमारी शरीर की है लड़ाई करता है, अगर अच्छी शक्ति है हमारे शरीर की तो वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है, लो होती है, तो वो इन्फेक्शन हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाता है, और हावी होने के कारण वो हमें ये परेशानी दे सकता है जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। वो एक्यूट भी हो सकता है, वो क्रोनिक भी हो सकता है, और अगर एक्यूट साइनसाइटिस हमारा बस बनता है तो उसको प्रिवेंट साइनसाइटिस, उससे पोस्ट नेजल ड्रिप हमारी पैदा होती है। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बहुत सारे रोल प्ले करती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमारियों से हम दूर रहेंगे। बिल्कुल, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें कम होंगी। डॉक्टर जे एस कुशवाहा, बात अगर हम एलर्जी की करें, देखिए अलग अलग तरह की जो एलर्जी हैं वो होती हैं, तो ये जो एलर्जी होती है इनसे कितना संपर्क में या किस तरीके से इससे जो बीमारी है ये कितना फैल सकती है? देखिए एलर्जी जो होती है एक जो पर्टिकुलर एलर्जी के कारण होती है,
और वो शरीर जो है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बनती हैं, जिनको आईजी एंटीबॉडीज हम लोग कहते हैं। अब सवाल ये है कि कोई आदमी डस्ट से एलर्जिक है, तो हमारे भारत में तो बड़ी मुश्किल है, डस्ट से कैसे हट पाए हम। तो सवाल ये है कि पॉलन से एलर्जी है, किसी को काऊ डंग से एलर्जी है। हमने देखा एलर्जी टेस्ट मैं कराता हूँ तो किसी को सिंपल प्याज से एलर्जी है, किसी को बैंगन से एलर्जी है, किसी को टमाटर से एलर्जी है, किसी को बादाम से एलर्जी है। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये पर्टिकुलर एलर्जिन है, अगर आप इनको हटा देते हैं एलर्जी टेस्ट करा के तो काफी कुछ राहत मिलती है। अब सवाल इस बात का है कि जब भी एलर्जिन कांटेक्ट में आता है तो बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रिएक्ट करता है। रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एक तो होता है एटोपिक एलर्जी जो आपके कांटेक्ट में आया और उससे हो गया, और दूसरा एक होती है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एलर्जिन के आते ही एनाफाइलैक्टिक हो गई, जैसे कि किसी मधुमक्खी ने एक डंक मारा और आदमी एकदम बेहोश सा होने लगा, तो ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती है। एक होती है लेट एलर्जी कि आज उसके कांटेक्ट में आया और उसको लेट कई दिनों हफ्तों बाद उसकी एलर्जी हो रही। तो इस तरीके का एलर्जी का भी कई अलग अलग रूप हैं, पर एक्यूट प्रेजेंटेशन भी है, मॉडरेट प्रेजेंटेशन एंड क्रॉनिक प्रेजेंटेशन। इस तरीके से पेशेंट एंड साइनसाइटिस जो है आप समझ लीजिए कि 90% साइनसाइटिस एलर्जिक होती है, और एलर्जी होने से ही इसमें जो है इन्फ्लेमेशन होता है और फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज आपके जो साइनसेस होते हैं वो तो रेजोनेंस होते हैं, एयर होती है उनमें। बिल्कुल। और तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो फ्लूइड आ जाएगा, अगर पस बन गया तो मुश्किल हो जाएगी। साइनसाइटिस तो दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें पॉलिप्स का ग्रोथ हो सकती है, या एलर्जी के कारण डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, तो धीरे धीरे रिकरेंट एलर्जी होती है और वो सेप्टम बनता जाता है और डेविएटेड होता जाता है। जैसे लेफ्ट में मान लीजिए आपको एलर्जी है तो वो राइट साइड में यूजुअली थोड़ा सा डेविएटेड होता है, लेकिन एलर्जी से वो बढ़ता चला जाएगा, रिकरेंट अटैक होते जाएंगे। इस तरीके का प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर वीके त्यागी, देखिए साइनस जो है वो आंखों पर कितना इफेक्ट करता है, अगर बात हम माइग्रेन की करें, क्योंकि जब सर दर्द रहता है तो माइग्रेन की भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो इन दोनों पे कितना इफेक्ट साइनस का रहता है? जी, हमें जो यहाँ सभी देखने को मिलती है उनमें साइनसाइटिस के साथ साथ माइग्रेन की आते हैं, और वो एक किस तरह कंबाइंड होता है। लेकिन जो साइनस का हेडेक होता है वो अगर अर्ली मॉर्निंग हेडेक है जिसको फोरनून हेडेक बोलते हैं, तो फ्रंटल साइनस की वजह से होता है। आफ्टरनून हेडेक जो होता है वो डाइजेस्टिव और स्मॉल साइनस इंफेक्शन की वजह से होता है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर धूप गिर रही है और हमारे साइनस में इंफेक्शन है तो साइनसाइटिस की वजह से बनते हैं। लेकिन अगर हमारे साइनस क्लियर है, जो हम ओपीडी में एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं, एक ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट होता है, अगर हम अंदर मुंह में टॉर्च लगाते हैं लाल हो जाता है बिल्कुल, इसका मतलब टॉर्च का जो लाइट है वो साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब साइनसाइटिस नहीं है। तो अगर तुम हेडेक करके तो मेरे पास आ रहा है तो उसको साइनसाइटिस अगर हम रूल करते हैं और तो हो सकता है कि वो माइग्रेन का हेडेक। वैसे हम इसको एटिपिकल रखते हैं, साइनस के हेडेक भी होते हैं, उसमें माइग्रेन भी होता है, तो उसमें कुछ आसपास नसों की वजह से होते हैं, 5 नंबर की नस या 7 नंबर की नस बोलते हैं। तो माइग्रेन इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं अगर सारे टेस्ट करने के बाद हमारे एक्सरे में कुछ आता है तो साइनसाइटिस है, और अगर सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं तो हमारा ही नॉर्मल है, स्कैन नॉर्मल है, हमारे साइनस नॉर्मल है, तो हम उसको माइग्रेन कैटेगरी में फिट कर सकते हैं उस मरीज की हिस्ट्री ले।
और अगर वो माइग्रेन निकल कर आता है तो उसको हम भी हैं, और अधिकतर हम जो इसको होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसको न्यूरोलॉजिस्ट समझ पाते हैं और उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जेएस कुशवाहा, जिस तरीके से आपने बताया था कि जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, तो किस तरीके से हम अगर साइनस है तो उसको लेकर हम किस तरह से बचाव करें? क्या कुछ ऐसे खास उपाय हम घर में कर सकते हैं जिससे साइनस होने से या तो हमें बचा जा सके, या फिर अगर हमें साइनस है तो उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिल पाए? देखिए, पहला काम तो ये है कि जो एलर्जिक हैं उनसे बचना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनसाइटिस इज स्टिल द एलर्जी। तो आपको जो भी एलर्जी जिस चीज से है उससे आपको बचना है। दूसरा ये है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, इसके कारण दिक्कत आती है, तो हमें इन्फेक्शन से बचना है। तीसरा, जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो उसमें भी चूंकि मैक्सिलरी साइनस वहीं पे है तो इसमें भी ये दिक्कत आती है। तो कॉमन कोल्ड से बचाव करिए, एलर्जी से बचाव करिए, धूल मच्छर से बचाव करिए, पॉलन ग्रेन्स है इनसे बचिए, पाउडंग है इनसे बचिए। तो एक तो ये है। दूसरा, आप इम्यूनिटी अच्छी करें, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो आपको ज्यादा एलर्जी भी होती है और ज्यादा इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डायबिटीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। अगर आप कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं या कोई HIV जैसा इन्फेक्शन है, तो इन सब चीजों से भी बचाव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एलर्जन से दूर रहना चाहिए। एलर्जी से मिनिमाइज हो जाए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आपको एलर्जी किसी भी चीज से होती है तो उससे बचाव करिएगा। डॉक्टर बीके त्यागी, डॉक्टर जेएस कुशवाहा, आप दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने तमाम तरह के परामर्श जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं, और इस बीमारी से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं इन सब पर आपने परामर्श दिया। अपना आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। तो देखिए, साइनस की बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत तरह की जो चीजें हैं उनसे बचना होगा। अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और सही समय पर इलाज लीजिए, ताकि ये बीमारी आगे जाकर खतरा ना बन पाए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। और भी मैं कार्यक्रम में तमाम तरह